नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा विद्यापीठ की ओर से मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपका इस पाठ्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम में विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा की संरचना और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए आयाम। भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत विशाल है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों विद्यालय, लाखों शिक्षक, करोड़ों विद्यार्थी हमारी इस शिक्षा संरचना का अंग हैं। ऐसे में भारत में शिक्षा की संरचना को समझने के लिए हमें इसके प्रत्येक अंग की शिक्षा संरचना को समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज मैं आपसे भारत में विद्यालयी शिक्षा की संरचना क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जैसा मैंने कहा, भारत विश्व के सबसे बड़े शिक्षा तंत्रों में से एक है। यदि हम विद्यालयी शिक्षा की बात करें तो यूडाइस डेटा 2021 के अनुसार लगभग 15 लाख से अधिक विद्यालय इस देश में हैं। 97 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। 26.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जोड़कर, और लगभग 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थी तो केवल औपचारिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का अंग है, जिसमें बालक और बालिकाओं की संख्या लगभग समान है। 13.01 करोड़ बालक और 12.08 करोड़ बालिकाएं। हम ये कह सकते हैं कि हम देश के लगभग प्रत्येक बच्चे तक विद्यालय शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर पाए हैं। लेकिन यह ऐसे ही नहीं हुआ। देश ने स्वतंत्रता के बाद एक लंबी यात्रा तय की है। भारत में विद्यालय शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर समय समय पर चिंतन और इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ, हम अंग्रेजी शासन के अधीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके अनुसार चल रहे थे। स्वतंत्र होते ही देश में सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। यद्यपि वह आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़ा था, परंतु उस आयोग का मानना था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा का आधार तो विद्यालयी शिक्षा तैयार करती है। इसलिए उन्होंने देश में शिक्षा की एक संरचना की बात की और उन्होंने कहा 10-2, 10-3, 10+2+3 व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। 10 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष की विश्वविद्यालयी शिक्षा, स्नातक शिक्षा। जो प्रारंभ के 12 वर्ष थे उसको लेकर के कई सारे प्रयोग होते रहे। 1952-53 में जब आचार्य नरेंद्र देव समिति आई, उसने एक सुझाव ये दिया कि जो 12 वर्ष की विद्यालयी व्यवस्था है उसमें से 11 वर्ष को विद्यालयी व्यवस्था का अंग रखा जाए, 8+3, और कक्षा 12 को विश्वविद्यालयी व्यवस्था का अंग बना दिया जाए। अर्थात कक्षा 11 विद्यालयी शिक्षा का अंग रहे और कक्षा 12 विश्वविद्यालयी शिक्षा का अंग हो जाए। दुनिया के कुछ देशों में आज भी यह व्यवस्था चलती है। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, जो विद्यालयी शिक्षा को देखने के लिए बना था, भले ही वह माध्यमिक स्तर पर थी। डॉक्टर मुदलियार, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में यह आयोग बना। 1953 में इसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने अपनी अनुशंसाओं में लिखा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वह 4 से 5 वर्ष की देश में चल रही है। चूंकि माध्यमिक शिक्षा पर इनको अनुशंसाएं देनी थी, इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत बात नहीं की। कई राज्यों में 4 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा थी, कई राज्यों में 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा थी। उन्होंने कहा उसके बाद की जो शिक्षा है उसमें 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें से 3 वर्ष की पूर्व माध्यमिक शिक्षा या मिडिल, जिसे हम कक्षा 6, 7, 8 कहते हैं, और 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा। लेकिन यहां भी कक्षा 12 को विश्वविद्यालय व्यवस्था का अंग बनाए रखने की बात कही गई, क्योंकि इन्होंने आधार 4 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को माना, 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को नहीं। यदि ऐसा होता कि उन्होंने 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को अधिकार माना होता या आधार माना होता, तो फिर कक्षा 12 को विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग बनाने की बात नहीं की जाती। तो इनकी अनुशंसाएं भी आचार्य नरेंद्र देव समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप ही रहीं। फिर उसके बाद शिक्षा आयोग आया, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। 1966 में इसकी रिपोर्ट आई।
इन्होंने देखा कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, एक रूपता नहीं है, वह एक रूपता लाने की आवश्यकता है। इसलिए यह वापस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर गए और इन्होंने कहा कि देश भर में एक समान 10+10+2+3 10-2-3 वाली व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिसमें 7 से 8 वर्ष की अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हो और कक्षा 12 को विद्यालयी शिक्षा का अंग बनाया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि कक्षा 12 तक जब बच्चा पढ़े तो उसमें कम से कम 3 वर्ष वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करे। ये एक नया आयाम जोड़ा विद्यालयी शिक्षा के क्रम में। इसके बाद देश में नीतियां आनी शुरू हुई। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। ठीक उससे पहले कोठारी आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। तो उस रिपोर्ट को आधारभूत मानते हुए इन्होंने भी कहा कि पूरे देश में 10+2+3 की जो व्यवस्था है वही लागू होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि कम से कम 50% छात्र विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, इसके पूर्ण प्रयास होने चाहिए। आज शिक्षा नीति 2020 में हम फिर 50% छात्रों का नामांकन व्यावसायिक शिक्षा में करने का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक कारणों से 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ और तब फिर से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूपिक दस्तावेज आया। 1779 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूपिक दस्तावेज था, यह प्रारूपिक दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीति का रूप नहीं ले सका। लेकिन इसकी चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि इन्होंने फिर से 8+4+3 की संरचना की बात की। इन्होंने 10+2 को 8+4 में बांट दिया और कहा कि 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा होगी, 4 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा होगी उसमें सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा दोनों आयाम जोड़े जाएं। तो जो शिक्षा आयोग की अनुशंसा 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा की थी उसको इन्होंने 4 वर्ष कहा। इसके बाद 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई, जिसने 4 स्तरों पर 12 वर्ष की विद्यालयिक शिक्षा की बात कही, 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा जिसको हम जूनियर स्कूल कहते हैं, 2 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 9 और 10 और 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्तर। तो एक क्रम निर्धारित करना और एक ठीक विश्लेषण 12 वर्षों की शिक्षा का शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने सुझाया। कार्य योजना 1992 ने भी इसी को आगे बढ़ाया और कहा कि ये पूरे देश में लागू की जाए। और साथ ही इन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए भी एक अलग से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित होनी चाहिए। इन्हीं अनुशंसाओं के अनुरूप यदि हम वर्तमान विद्यालयी शिक्षा का स्तर देखें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभी भी औपचारिक शिक्षा का अंग नहीं है, परंतु कई स्थानों पर 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, बाल बाटिकाओं में जाते हैं, परंतु ये सार्वजनिक तौर पर सार्वभौमिक नहीं है। औपचारिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर से चरण प्रारंभ होता है, जहां 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा 1 से 5 में पढ़ते हैं, 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा 6 से 8 में पढ़ते हैं, 14 से 16 वर्ष का माध्यमिक स्तर है जहां कक्षा 9 और 10 होती है, और 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा 11 और 12 में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। ये वर्तमान विद्यालयी व्यवस्था है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुनः आमूलचूल परिवर्तन सुझाए गए हैं। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं को देखें तो वहां एक नवीन शिक्षण शास्त्रीय और पाठ्यचर्यात्मक स्तर सुझाया गया, जिसमें बुनियादी स्तर पर 5 वर्ष, जिसमें से 3 वर्ष आंगनवाड़ी, पूर्व विद्यालय या बाल बाटिकाओं के, जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जाएंगे जो विद्यालयी शिक्षा के लिए खुद को तैयार करेंगे। 2 वर्ष का और स्तर इसमें सम्मिलित है, जिसमें कक्षा 1 और 2 सम्मिलित है, इसमें 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे जाएंगे। तो कुल मिलाकर बुनियादी स्तर में 3 वर्ष की पूर्व विद्यालयी शिक्षा और 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, दोनों मिलाकर 5 वर्ष का बुनियादी स्तर है। इसके बाद तैयारी का स्तर है, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा है, ये 3 वर्ष की है। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं जो 8 से 11 वर्ष की आयु के होते हैं। इसके बाद का मिडिल स्तर है जो फिर 3 वर्ष का है, कक्षा 6 से 8 इसमें सम्मिलित है, जिसमें 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जाएंगे। और फिर माध्यमिक स्तर जो 4 वर्ष का है वह कक्षा 9 से 12 को केंद्रित है और इसमें 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे जाएंगे। इस प्रकार से 4 स्तरीय नया स्तर विद्यालयी शिक्षा का हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सुझाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बुनियादी स्तर की बात कर रही है तो यह 8 वर्ष से पूर्व की आयु की शिक्षा की बात करती है। कुल 5 वर्ष का समय काल है, 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग 3 से 6 वर्ष की आयु जो विद्यालय में प्रवेश हेतु तैयारी की बात है।
इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में, बालवाड़ी केंद्रों में, पूर्व विद्यालय व्यवस्था में बच्चों को जाना होगा। परंतु पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बुनियादी स्तर को औपचारिक शिक्षा का अंग मान रही है। इसीलिए उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के 2 प्रारंभिक वर्षों कक्षा 1 और 2 के साथ बुनियादी स्तर पर जोड़ कर रखा है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि इस बुनियादी स्तर पर बहुस्तरीय खेल, गतिविधि आधारित, खोज आधारित शिक्षण होना चाहिए। कोई बहुत विषयगत शिक्षण होगा ऐसा नहीं है। इनको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, संख्या का ज्ञान, गिनती, रंग, आकार, पहेलियां, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत, इन सब गतिविधियों में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चों में सामाजिक कार्य की भावना विकसित हो, मानवीय संवेदना विकसित हो, अच्छे व्यवहार विकसित हो, शिष्टाचार और नैतिकता आए, व्यक्तिक और सार्वजनिक स्वच्छता को ध्यान रखें, समूह में कार्य करना सीखें, आपस में सहयोग विकसित हो, अर्थात जो मानवीय जीवन कौशल हैं वो पहले विकसित होने चाहिए। यह पूरा ध्यान है बुनियादी स्तर के शिक्षण का। इसलिए बच्चों के शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक और नैतिक विकास या सांस्कृतिक विकास के लिए ये सुझाया गया है कि संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना, अधिकतम अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति सुनिश्चित करना, यह बुनियादी स्तर का लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद प्रिपरेटरी स्तर है, तैयारी स्तर, जो प्राथमिक विद्यालय की आयु है 3 वर्ष माना गया है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक। 8 से 11 वर्ष की आयु वर्ग को इसमें कहा गया है यहाँ हल्का फुल्का पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण हम प्रारंभ कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से पहले बच्चे को नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है। तो फिर यहाँ पर शिक्षण शैली संवादात्मक होनी चाहिए, बातचीत से शिक्षण होना चाहिए, पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, विज्ञान और गणित का अध्ययन अध्यापन यहाँ प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु इसको सही आधार मध्य स्तर पर मिलेगा, जो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जिस जाएंगे कक्षा 6 से 8 में। 3 वर्ष की शिक्षा की बात है। यहाँ पर कहा गया है कि उनको अनुभव आधारित शिक्षण और अमूर्त अवधारणाओं की प्रस्तुति सीखनी चाहिए। विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, व्यावसायिक विषय, इन सब का शिक्षण प्रारंभ होना चाहिए और विषयों के बीच परस्पर संबंध की खोज करने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक स्तर है, जो 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे, अर्थात कुल 4 वर्ष की शिक्षा इसमें सम्मिलित है। ये कहा गया कि ये 4 वर्ष की शिक्षा बहुविषयक अध्ययन होगी, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग होगी। बच्चों को बहुत सारे विषयों का सुझाव दिया जाएगा, उनको बहुत लचीलापन होगा। शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक विषय जो अभी मूल पाठ्यक्रम का अंग नहीं है, कई बार वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कई बार वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह पढ़ाए जाते हैं, ये सब मूल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। शिक्षा नीति ये सुझाती है कि भविष्य में पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम, अर्थात करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर जैसा डिवीज़न या विभाजन नहीं होगा। प्रत्येक विषय पाठ्यक्रम का अंग होगा। माध्यमिक स्तर पर कला, मानविकी, विज्ञान जैसी विद्या शाखाएं नहीं होंगी, स्ट्रीम्स नहीं होंगी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, इस तरह की चर्चा नहीं होगी। सभी विषय सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। अकादमिक और व्यावसायिक धारा जैसी अलग अलग शिक्षा की धाराएं, अलग अलग श्रेणियां नहीं होंगी। प्रत्येक बच्चे को व्यावसायिक विषय पढ़ने अनिवार्य होंगे सामान्य विषयों के साथ। इस सब को लागू करने के लिए देश में एक बड़ा ढांचा है। 3 तरह से संगठनात्मक ढांचा भारत में काम करता है। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय या जिला स्तर पर। यदि हम केंद्रीय स्तर पर देखें तो शीर्ष संस्था शिक्षा मंत्रालय है, जैसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के बाद उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय में 2 विभाग हैं, विद्यालय शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। तो विद्यालय शिक्षा को देखने के लिए वहां पर विद्यालय शिक्षा विभाग और उसके सचिव हैं। बहुत सारी संस्थाएं सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं, जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो देश भर में बहुत सारे विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण और परीक्षाओं को आयोजित करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, जो पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण, पाठ्यपुस्तक निर्माण, इस सब पर काम करती है। शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अपने अनुषंगिक संगठनों और संस्थानों के साथ प्रयोग करती है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, यह भी केंद्रीय स्तर का बोर्ड है, जो विद्यालय छोड़ चुके बच्चे हैं, जो बच्चे पारंपरिक विद्यालयों में नहीं हैं,
उनके लिए माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उसके अवसरों को उपलब्ध कराया जाए, उसकी व्यवस्था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संगठन करता है। कुछ विद्यालय सीधे सरकार के नियंत्रण में चलते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय। देश भर में सैकड़ों केंद्रीय विद्यालय हैं। नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में पेस सेटिंग स्कूल की तरह काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय लगभग प्रत्येक जिले में स्थापित है। ये सारी संस्थाएं केंद्रीय स्तर पर शिक्षा, खासतौर पर विद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए काम करती हैं। राज्य स्तर पर लगभग ढांचा समान है, लेकिन कई बार इसमें भिन्नता हो जाती है। कुछ राज्यों में शिक्षा मंत्रालय है, लेकिन कुछ राज्यों में जो बड़े राज्य हैं वहां पर प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और कई बार उच्च शिक्षा मंत्रालय अलग अलग हो जाता है। तो विद्यालय शिक्षा से जुड़े हम ये कह सकते हैं कि उन राज्यों में 2 मंत्रालय काम करते हैं, प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय। प्रत्येक राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ राज्यों में केवल शिक्षा मंत्रालय है। फिर वहां विद्यालय शिक्षा विभाग होता है। हर एक राज्य का अपना स्कूल बोर्ड होता है। कुछ राज्य जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है उसी को मानते हैं और उसी से अपने विद्यालयों को संबंध रखते हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने स्कूल बोर्ड बनाए हुए हैं अपनी भाषा में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ राज्य शिक्षा निदेशालय हैं जो नियमन का काम करते हैं। NCERT की तर्ज पर राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बनी हुई हैं, जो राज्य में पाठ्य पुस्तकें कैसी होंगी, राज्य का पाठ्यक्रम कैसा होगा, राज्य में जो विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं खासतौर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए चलती हैं जैसे डाइट्स, उनकी देखभाल, उनका नियमन कैसे होगा, ये सारे काम करती हैं। और कई राज्यों ने अपने राज्य मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी खोले हैं, जो उस राज्य में विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जिला स्तर पर सामान्यतः एक विद्यालय शिक्षा विभाग होता है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक हो सकता है। कई बार कुछ राज्यों में माध्यमिक और प्राथमिक अलग अलग विभाग होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद होता है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा को देखता है, और माध्यमिक शिक्षा को देखने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को दायित्व दिया जाता है। जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, जो शिक्षक प्रशिक्षण और जो शिक्षक काम कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, उनके सतत प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण का काम देखते हैं। प्रखंड संसाधन केंद्र और संकुल संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो ब्लॉक स्तर पर या क्लस्टर स्तर पर, संकुल स्तर पर विद्यालय शिक्षा में अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने इत्यादि का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था बहुत विशद है। केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे विभाग इसके लिए कार्य करते हैं। और हम जिस शिक्षण संरचना की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कर रहे हैं, इसको लागू करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में ये सभी संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद आप भारत में विद्यालय स्तर पर शिक्षा की संरचना को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इस पर आगे चिंतन मनन करेंगे। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।